बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, आव्यूह A इक्वल टू दिया गया है, कह रहा है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A12, A21, A31, A24, A23 का मान ज्ञात कीजिए। A इक्वल टू 2, 5, 19 minus 7, 35 minus 2, 5 by 2, 12, under root 3, 1 minus 5, 70. पार्ट ए में आव्यूह A की कोटि, पार्ट बी में अवयवों की संख्या और पार्ट सी में अवयव A13, A21, A31, A23 का मान ज्ञात करना है। किसी भी आव्यूह का कोटि या क्रम लिखने के लिए उस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। दिए गए आव्यूह में फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, कॉलम्स 1, 2, 3, 4, कॉलम जो है 4 दिया गया। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर रो बाई कॉलम होता है, इसलिए इसका आर्डर 3 by 4 होगा। जब भी कोई आव्यूह दे, वहां क्रम या कोटि अगर नहीं भी ज्ञात करना हो तो काउंट करके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, आर्डर कोष्ठक के दाईं ओर निचले कोने पर अवश्य लिख देना चाहिए। इस प्रकार से पहला पार्ट का जवाब आव्यूह A का या कंप्लीट, चूंकि आव्यूह A में पंक्तियों की संख्या इक्वल टू 3, स्तंभों की संख्या इक्वल टू 4, इसलिए आव्यूह A का क्रम या कोटि इक्वल टू 3 by 4। सेकेंड पार्ट में इसमें अवयवों की संख्या काउंट करें तो समय लगता है। अवयवों की संख्या m into n mn होती है, यानी इनके क्रम के गुणनफल के बराबर होगा। सेकेंड, अवयवों की संख्या
इक्वल टू एम एन, यानी एम इंटू एन, एम और एन का गुणनफल 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 3 और 4 जो रो और कॉलम है उनका गुणनफल 12 आया। यही इसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट ऐसे नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते। अब थर्ड पार्ट में ये अलग अलग अवयव A13 A21 A31 A23 ज्ञात करना है। इसके लिए हम जिस समय आव्यूह की संरचना बताए थे, mn आर्डर का m/n आर्डर का जब mn अवयव थे, A13 ये डबल सफिक्स का पहला अवयव जो होता है यह पंक्ति को और दूसरा इस अवयव स्तंभ को निरूपित करता है। इस प्रकार से अवयव A13 दिए गए आव्यूह के पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति हो गई और 1 2 3 तीसरा स्तंभ ये यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए यह अवयव A13 होगा। इसलिए अवयव A13 इक्वल टू 19 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अवयव होगा। A21 मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी यहां पर 2 1 A21 इक्वल टू 35। A31 थर्ड रो 1 फर्स्ट कॉलम, यानी √3 A31, यानी तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A31 इक्वल टू √3। A23 मीन्स सेकेंड रो, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के जगह पर क्या है 5/2, A23 इक्वल टू 5/2। इस प्रकार से दिए गए आव्यूह का क्रम या कोटि ज्ञात किया गया। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्ञात है। अवयवों की संख्या रोज और कॉलम दोनों की संख्या का गुणनफल कर देते हैं, mn के बराबर होता है। जो भी अवयव प्राप्त करना हो aij बताया गया था कि i भी पंक्ति और j में स्तंभ का अवयव होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? यहाँ दो प्रश्न, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो केस राइज किया है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 और सेकेंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दिया गया। जब mn इक्वल टू 24, आर्डर चूंकि m/n होता है तो पंक्ति और स्तंभ को लिखने के लिए हम 24 का पहले खंड करेंगे। 24 को हम 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 1 गुणे 24 बराबर 24। जब 1 गुणे 24 तो 24 गुणे 1 भी होगा, 1 के बाद 2 से विभाजित होगा, तो 2 गुणे 12 बराबर 24, तो 12
तो 8 3 24, 3 के बाद 4, 4 6 24, तो 6 4 24, 4 गुणे 6 तो 6 गुणे 4, 5 से विभाजित नहीं होगा, 6 से तो आ गया है, 7 से नहीं होगा, 8 से तो 8 गुणे 3 आ गया है, 9 10 11 नहीं होगा, 12 12 गुणे 24 आ गया है, 13 14 15 16 17 18 जो भी होगा, फिर लास्ट में जाकर के 24 से विभाजित होगा, 24 एवं 24 तो 24 गुणे 1 आ चुका। इस प्रकार अवयव 24 वाले का क्रम 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4 होगा। तो अवयव 24 अवयव वाले आव्यूह का क्रम यहां पर ऐड कर देंगे हम स्टेटमेंट के रूप में। 24 अवयवों वाले आव्यूह का क्रम निम्नलिखित होगा। 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6 and 6/4। इसी तरह 13 का, चूंकि 13 ये अभाज्य संख्या है, तो 13 × 1 और 1 × 13 केवल दो ही इसके दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। 1 × 13 तो 1/13 एंड 13/1। ऐसे ही आप 18 और 5 को हल करें। Now question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 अंक के पूछे जाते हैं। यहां पर आव्यूह का क्रम दे दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एक 2/2 आव्यूह A = A/J की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यहां पर हमें 2/2 आर्डर का लिखना है। A = AIJ, आर्डर दिया है 2/2। इसके भिन्न भिन्न मान दिए गए हैं। फर्स्ट AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड AIJ = I/J। थर्ड AIJ = I + 2J अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2। और क्वेश्चन नंबर 5 3/4 का है। तो सबसे पहले हम 2/2 की रचना कैसे करेंगे। 2/2 मीन्स इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स मीन्स A = आर्डर हम 2/2 लिख देते हैं। 2/2 मीन्स नंबर ऑफ रोज = 2, तो यहां पर R1 होगा, R2 होगा। ये स्ट्रक्चर केवल समझने के लिए। कॉलम्स V2, C1 और C2। जिस समय A11, A12 प्राप्त किए थे, तो फर्स्ट
A12 होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट A22 होगा। अब आप देख रहे हैं कि Aij का मान जो दिया गया है इस रूप में दिया गया है, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये मात्र 3 जो प्रश्न दिए गए हैं यही 3 नहीं है, 3 से हम 30, 30 से 300, 300 से 3000 जो चाहे हम बना सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं। उसके बाद i+2j है तो 2i+j, i+3j जो चाहे वैसा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यह एक प्रारूप है, टाइप है कि इस टाइप का प्रश्न कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम दिए गए आव्यूह के क्रम के आधार पर अवयव की रचना। अब ये अवयव कैसे प्राप्त किया जाता है, अगर हम पार्ट फर्स्ट ले, फर्स्ट के लिए Aij दिया है, Aij इक्वल टू i+j का होल स्क्वायर अपॉन पहला अवयव i और दूसरा अवयव j, इसलिए A11 इक्वल टू, यहां पर i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2, डायरेक्ट लिखे या 4/2 इक्वल टू 2। A12 i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 2, 3 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9/2। दशमलव में भी लिखा जा सकता है या भिन्न में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब A21, A22 का मान प्राप्त करें। A या इसकी वैल्यू हम 2 मिल गई, A12 का 9/2। अब A21, A22 का मान ज्ञात कर ले। सिमिलरली A21 इक्वल टू i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 9/2। A22 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 4 का स्क्वायर बाई 2, 16/2 इक्वल टू 8। इस प्रकार से A21 का मान हमें 9/2 प्राप्त हुआ, A22 का मान 8 प्राप्त हुआ। हम सभी अवयव प्राप्त कर लिए। अब लास्ट में चूंकि 2/2 ऑर्डर का कहा है, तो 2/2 क्रम का आव्यूह A बराबर, लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे A इक्वल टू, एलिमेंट क्या मिला है 2, 9/2, 9/2, 8, ऑर्डर 2/2, यही आपका आंसर। अगर Aij, तो इस फार्मूले में i/j का प्रयोग करते। थर्ड, ये i+j का होल स्क्वायर, तो यहाँ i+2j का होल स्क्वायर। प्रश्न में मापांक भी हो सकता है। ये सारी क्रियाएं आप अन्य शाखाओं में अध्ययन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 ऑर्डर का कहा है। प्रोसेस तो वही अप्लाई होगा, ऑर्डर केवल आप समझ ले कि 3/4 ऑर्डर
3/4 means A equal to number of row 3, number of columns 4. तो थर्ड रो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 4 और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11 A12 A13 A14 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A44 यानी एलिमेंट 3 into 4 equal to 12। इस प्रकार से ये 12 जो एलिमेंट A11 A12 A13 A33 A44 जो भी ज्ञात करना है दिए गए सूत्र जो भी मान दिया गया हो उसकी सहायता से Aij इक्वल टू जो दिया गया हो I के स्थान पर इस डबल सुफिक्स या बी अनुलग्नक का पहला अवयव J के स्थान पर द्वितीय अवयव रख करके मान प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर रख देंगे मान, यही अभिष्ट आव्यूह होगा जिसका क्रम 3/4 होगा। Now question number 6, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया है और उसके मध्य बराबर का चिन्ह लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों दिए गए आव्यूह समान हैं। आपको बताए थे दो आव्यूहों की समानता में कि यदि दो आव्यूह समान है तो उनके क्रम समान होते हैं तथा संगत अवयव समान होते हैं। सामान्य ढंग से पहले क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स 4 3 x 5 y z 1 5। चूंकि प्रश्न में ही कह दिया कि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, यानी मान लिया गया जब बराबर है इसका मतलब कि इनके कोटि समान होंगे और संगत अवयव समान होंगे। चूंकि दोनों आव्यूह समान है इसलिए इनके संगत अवयव समान होंगे। जब संगत अवयव यहां पर समान होंगे तब इनके दोनों पक्षों की संगत अवयवों की तुलना करने पर दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयव बताया गया था कि Aij इक्वल टू Bij, A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21, A22 इक्वल टू B22।
यहाँ अज्ञात राशि A21 के स्थान पर x है तो B21 के स्थान पर 1 है, तो x इक्वल टू 1। अब y यहाँ पर है 1 1, तो यहाँ पर a का 1 1 और b का 1 1, यानी y इक्वल टू 4। z 1 2, तो यहाँ पर b का यहाँ पर 1 2, तो b 1 2, तो यहाँ पर a 1 2 एंड z इक्वल टू 3। इस प्रकार से x का मान, y का मान, z का मान ये इंडिपेंडेंट थे, इसलिए डायरेक्ट प्राप्त हो गए। अब समीकरण यदि बनाकर हल करना होगा तो ये क्रिया लंबी होती है। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट x प्लस y 2 5 प्लस z xy 6 2 5 8। चूंकि दिया गया है कि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। जैसे पहले स्टेटमेंट लिखे थे वैसे यहाँ भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिर दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो अब डायरेक्ट स्टेटमेंट आप अपने से लिखेंगे। तुलना करने पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तुलना करने पर A11 x प्लस y है, अब B11 6 है, इसलिए x प्लस y इक्वल टू 6। 2 इक्वल टू 2, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 5 प्लस z इक्वल टू 5, xy इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर देख रहे हैं, ट्रांसफर कर दें तो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू तो प्राप्त हो गई। लेकिन x और y अलग अलग नहीं है, यहाँ कंबाइंड वैल्यू दिया गया है। अब इसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस क्लास में युगपत समीकरण हल करना जानते हैं, द्विघात समीकरण जानते हैं, तभी हल संभव है। अगर प्रीवियस ज्ञान नहीं है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए दो विकल्प, या तो हम चूंकि x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, x प्लस y समीकरण 1 से इसका मान दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, xy की वैल्यू 8, 36 माइनस 32 इक्वल टू 4। x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, x माइनस y इक्वल टू, जब यहां पर अगर हम प्लस माइनस 2 लेते हैं, जब प्लस लेंगे तो एक मान, माइनस लेंगे तो दूसरा मान। तो जिस समय आप सममित संख्या में हल कर रहे थे, x का मान जो प्राप्त होगा उसका संगत y का, अगर ऋण लेंगे तो y वाला x, x वाला y बन जाए। इस प्रकार से यहाँ
क्लास 10th में 9th में जहाँ या 8th क्लास में भी युगपत समीकरण दो चर वाले यहाँ पर युगपत समीकरण है, y का चिन्ह ऋण वाले तो गुणांक दोनों का गुणांक समान है, चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण 1 और 4 को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल। अब सॉल्व कैसे करेंगे? समीकरण 1 और 4 को जोड़ने x प्लस y इक्वल टू 6, x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 कैंसिल, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। x की वैल्यू प्राप्त हो गई, x का मान समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 4 में रख दे या x का मान समीकरण 3 में रख दे, कहीं भी रख करके y का मान प्राप्त किया जा सकता है। सुविधाजनक x का मान समीकरण 1 में रखने पर या x इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर 4 प्लस y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, इस प्रकार से x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया, z का मान प्राप्त हो गया, तो लास्ट में इसलिए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। इसे हम x और y समीकरण 1 से y इक्वल टू 6 माइनस x समीकरण 3 में रख दे या समीकरण 3 से y इक्वल टू 8 अपान x समीकरण 1 में रख दे, रख करके इन दोनों विधियों से भी हल किया जा सकता है। थर्ड पार्ट जो दिया गया है यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7। देख रहे हैं 1, 2, 3, 3/1 ऑर्डर है, ये भी 3/1 ऑर्डर है। जैसे परिभाषा में बताए थे कि यदि दिए गए आव्यूह में एक स्तंभ हो तो वह आव्यूह स्तंभ आव्यूह, तो एक तरह से यह स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है। यह भी समान है तो संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए इनकी तुलना करने पर तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। यहां पर 3 अज्ञात राशि है, यहां पर 2 है, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, गुणांक भी संयोग से दोनों के समान है तो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, घटाने पर y इक्वल टू 9 माइनस 5, 4, तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी, z की वैल्यू यहां रख देंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस पार्ट को स्वयं हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सेम क्वेश्चन। यहां पर
ग्रुप बना दिया है कि ए और बी का ग्रुप क्या होगा, सी और डी का ग्रुप क्या होगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट को सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि दो पंक्ति दो स्तंभ 2x2 ऑर्डर यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कोई भी हो उससे हमें मतलब नहीं, यहां समान है तो संगत अवयव समान होंगे। इस प्रकार इनकी भी तुलना करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। चूंकि 1 और 2 ए और बी से युक्त है, अगर 3 पर विचार करें तो ए अगर वियुक्त करेंगे तो बी और सी नई समस्या उत्पन्न हो। अगर हम 3 और 4 को ले तो सी का विलोपन करेंगे तो ए और डी नई समस्या उत्पन्न हो। इसलिए समीकरण 1 और 2 को पहले हल करेंगे। बी का गुणांक समान है, चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाए। 1 माइनस 2 या कथन में समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस का प्लस माइनस कैंसिल, प्लस ये माइनस में माइनस a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1। a का मान समीकरण या तो 1 में रख दे या 2 में रख दे। 1 2 में रखेंगे तो b का मान प्राप्त होगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 माइनस बी इक्वल टू -1 माइनस बी इक्वल टू -1 -1 माइनस बी इक्वल टू -2 बी इक्वल टू 2। a का मान समीकरण 3 में रखने पर जब 3 में रखेंगे तो 2 into 1 plus c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। जब c का मान प्राप्त हो गया तो c का मान समीकरण 4 में रख दे तो 3 into 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। इस प्रकार a b c और d चारों मान हमें प्राप्त हो गए। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। इस तरह से अज्ञात राशियों के मान प्राप्त किए गए। इसके स्थान पर द्विघात भी हो सकते हैं, त्रिघात भी हो सकते हैं। जैसे प्रश्न बनाना चाहें वैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जो आपके पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी में दिया गया है उसको मैं समझाने का
तब तक आप इक्वेशन सॉल्व करने में कठिनाई महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन बिना सॉल्व किए सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर सटीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, A इक्वल टू AIJ M बाई N एक वर्ग आव्यूह है यदि विकल्प दिया है M इज लेस देन N, M इज ग्रेटर देन N, M इक्वल टू N, इनमें से कोई नहीं। कहा है कि एक वर्ग आव्यूह है। जिस समय टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा रहे थे तो वर्ग आव्यूह में बताए थे कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या इस स्तंभों की संख्या के बराबर हो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी m और n दोनों बराबर होना चाहिए, जो कंडीशन बताया गया था। तो m इक्वल टू n, अतः विकल्प C सत्य है। अगर आप पहचान कर सकते हैं तब तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं पहले, अन्यथा बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर सामान्यतया गलत हो जाते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 9, अभी जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व किए थे सेम प्रोसेस तो वही है, लेकिन इसमें हमें परीक्षण करेंगे तो कुछ नई स्थिति दिखाई देगी या नए मान प्राप्त होंगे, वहां हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगा। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित योग समान है। 3x प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x, और दूसरा दिया है 0 y माइनस 2 8 2। विकल्प में 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D। A में x इक्वल टू माइनस 1/3, y इक्वल टू 7, B ज्ञात करना संभव नहीं है। C y इक्वल टू 7, x इक्वल टू माइनस 2/3, D x इक्वल टू माइनस 1/3, y इक्वल टू माइनस 2/3। ये योग है। कौन से किस युगों के लिए यह समान होगा, हम परीक्षण करें। बेहतर है मान लिया कि ये दोनों युग यदि समान हैं तो इनके संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव समान होंगे मीन्स 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 5, y प्लस 1 इक्वल टू 8, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4। इक्वेशन नंबर 1 से दिस implies x इक्वल टू माइनस 7/3, 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3। This implies y equal to 5 plus 2, 7. This implies y equal to 8 minus 1, 7. This implies minus 3x या 3x equal to 2 minus 4 minus 2
x इक्वल टू -2/3। आप देख रहे हैं बराबर है और ये समीकरण है, तो इनका अद्वितीय हल होना चाहिए। x का मान और y का मान अद्वितीय होना चाहिए, यानी एक और केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि y के दोनों मान तो समान हैं, लेकिन x के यहाँ पर दोनों मान अलग अलग हैं। अगर ये समान रहते तब तो यही x का और y का मान हम खोज करके यहाँ पर रख देते कि x का मान y का मान ये प्राप्त हो रहा है। जैसे x का मान -2/3, y का मान 7, x का मान -1/3, y 7, ये नहीं संभव हो रहा। तो जब भी प्रश्न को हल करें, यदि x का मान अलग अलग दो मान आ गए या y का आ गया, ऐसी स्थिति में इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः विकल्प बी ज्ञात करना संभव नहीं है। लेकिन बिना हल किए हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प या कौन सा युग्म इसमें से सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिया है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3/3 आर्डर का 3/3 आर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज 3 and number of column 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार से 3/3 आर्डर के या क्रम के आव्यूह में अवयवों की संख्या 3 × 3 = 9 होगी। अब आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 9। अब इससे आपको 0 या 1 सभी अवयवों को कोई ना कोई मान देना है। वह मान या तो 0 होगा या 1। आप क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़े थे। अगर किसी स्थान पर दो वस्तुएं रखना है, अगर पहली वस्तु रखते हैं तो दूसरी नहीं, और दूसरे रखते हैं तो पहली नहीं। अब अगर A11 के जगह अगर 0 रख दिए तो 1 नहीं रखेंगे। अगर 0 रखा गया, 0 यस तो 1 नो, 0 नो तो 1 यस। तो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो A11 को भरने का भंग 2 हो गए। ये आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय क्लास 11 में पढ़ चुके। दूसरा भी 0 या 1 तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, तो इसका भी भंग 2। इस प्रकार से 9 अवयवों को आप 2-2 प्रकार से रख सकते हैं। पहला भी 2 प्रकार से, दूसरा कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। चूंकि रखने की क्रिया स्वतंत्र है, इसलिए वहां पर गुणन सिद्धांत से बताया गया था कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 2 की घात 9।
2 की घात 9 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। इस प्रकार से इसका मान 512 होगा। अतः विकल्प डी सत्य है। बच्चों, कोई आवश्यक नहीं है कि आप एग्जाम में सोचे कि 0 या 1 ही हो सकता है। इसके स्थान पर मान लिया कोई 0 दे दिया, 1 दे दिया, संग में 2 दे दिया, 3 संख्याएं दे दी, तो यहां पर या तो 0 रख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 0 यस तो 1 2 नो, 0 नो तो 1 यस 2 नो, 0 नो 1 नो तो 2 यस। 3 इनकी स्थितियां होंगी, तो प्रत्येक को 3 प्रकार से, तो ये 3 into 3 into 3 3 to the power 9 इसकी वैल्यू होगी। 4 दिया गया हो, जो भी दिया गया चूंकि स्वतंत्र क्रिया है, इसलिए गुणन सिद्धांत से पहला 1 का स्थान कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 9 है, इसलिए 9। अगर यही 4/4 आर्डर का होता तो 16 होता, तो ये 2 की घात 16। जो कुछ भी दिया गया हो, केवल एक प्रश्न, यानी कि यहाँ पर केवल टाइप दिया जाता है, न कि आप सोचे कि यही एक प्रश्न का मतलब कि पूरी गणित के हम सवाल हल कर लिए, ऐसा नहीं। ये टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने चाहे उतने बनाए जा सकते हैं। बच्चों, मैं यह आशा करता हूं कि प्रश्नों को हल करने की जो विधि थी उससे आप लाभान्वित होंगे और अभ्यास करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज चुका हूं। आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा आव्यूहों पर संक्रियाएं। धन्यवाद।